पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था इम्पोर्टेंट सेल ऑर्गेनल्स के बारे में। आज के वीडियो में हम इस चैप्टर के आगे के कुछ टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि पीछे के सारे वीडियो आपने देख लिए होंगे। अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले वो तीनों वीडियो देखिए, तब ये वीडियो देखने से ज्यादा बेनिफिट आपको मिलेगा। तो शुरू करते हैं आज इस चैप्टर का पार्ट 4, यानी कि ये इस चैप्टर का चौथा वीडियो है। तो सबसे पहले आज हमें पढ़ना है कि क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, यानी कि गुणसूत्र किसे कहते हैं। तो हमें पढ़ना है सबसे पहले क्रोमोसोम्स के बारे में, जिसे कि हिंदी में कहते हैं गुणसूत्र। तो क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? तो क्रोमोसोम्स पर ही जेनेटिक प्रॉपर्टीज डिपेंड करते हैं। किसी भी ऑर्गेनिज्म के, यानी कि प्लांट या एनिमल्स के, कोई भी प्लांट हो या फिर एनिमल्स हो, उसका जो जेनेटिक प्रॉपर्टीज होता है वो किस पे डिपेंड करता है? तो क्रोमोसोम्स पे। अब बात करते हैं कि जेनेटिक प्रॉपर्टीज क्या होते हैं। तो ऑर्गेनिज्म में कुछ प्रॉपर्टीज ऐसे होते हैं जो कि माता पिता पर निर्भर करते हैं और एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाते रहते हैं। तो ऐसे प्रॉपर्टी को हम जेनेटिक प्रॉपर्टीज कहते हैं, यानी कि आनुवांशिक गुण कहते हैं। जैसे कि लंबाई या फिर शरीर का रंग, ये सब जेनेटिक प्रॉपर्टीज पर डिपेंड करते हैं। अक्सर देखा जाता है कि लंबे माता पिता के पुत्र लंबे होते हैं, या फिर जो बौने माता पिता हैं उनके पुत्र बौने होते हैं, जो गोरे माता पिता हैं उनके पुत्र या पुत्री भी गोरे होते हैं। तो ये सारा प्रॉपर्टी ये सारे जो प्रॉपर्टीज हैं वो जेनेटिक प्रॉपर्टीज के अंतर्गत आते हैं। कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि माता पिता लंबे हैं परंतु उसके पुत्र बौने हो जाते हैं। तो ये डिफरेंसिबिलिटीज है, यानी कि ये विभिन्नता के एग्जाम्पल हैं। तो ऐसा कुछ कंडीशन में होता है, जैसे कि मान लिया जाए कि 100 में से 2 से 3 केस में ऐसा देखने के लिए मिलता है। लेकिन जनरली जो भी लंबे माता पिता होंगे उनके पुत्र या फिर पुत्री लंबे ही होंगे। तो ये सारे प्रॉपर्टीज हैं जेनेटिक प्रॉपर्टीज। तो क्रोमोसोम्स पर ही जेनेटिक प्रॉपर्टीज डिपेंड करता है। क्रोमोसोम्स प्लांट एंड एनिमल्स दोनों में पाए जाते हैं। क्रोमोसोम्स जो होते हैं फाइबर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, यानी कि ये देखने में तंतु के जैसे होते हैं, यानी कि पतले रेशे के जैसे होते हैं। इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा? तो फाइबर लाइक स्ट्रक्चर होगा। अब क्रोमोसोम्स जो होते हैं, क्रोमोसोम्स में बीच बीच में रस्सी के जैसी रचना पाई जाती है, यानी धागे की जैसी रचना पाई जाती है, उसे हम एरान कहते हैं। क्रोमोसोम्स में धागे के जैसी जो रचना पाई जाती है उसे एरान कहते हैं। क्रोमोसोम्स के 3 पार्ट होते हैं। किसी भी क्रोमोसोम्स के 3 पार्ट्स होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं सेटेलाइट, सेंट्रोमर और टेलोमर। क्रोमोसोम्स के कितने पार्ट हैं? तो 3 पार्ट्स। पहला सेटेलाइट, दूसरा सेंट्रोमर, तीसरा टेलोमर। तो क्रोमोसोम्स के 3 पार्ट हो गए, सेटेलाइट, सेंट्रोमर और टेलोमर। क्रोमोसोम्स एनिमल्स एंड प्लांट्स दोनों में पाए जाते हैं। इस पर जेनेटिक प्रॉपर्टीज डिपेंड करते हैं, यानी कि जेनेटिक प्रॉपर्टीज क्या होते हैं? तो कुछ ऐसे प्रॉपर्टीज हैं जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाते हैं, उन्हें हम जेनेटिक प्रॉपर्टीज कहते हैं। अब ये फाइबर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, यानी देखने में धागे के जैसे रचना होते हैं। इसके बीच में जो लाइनें पाई जाती हैं उन्हें हम एरान कहते हैं। इसके 3 पार्ट्स हैं, सैटेलाइट, सेंट्रोमर और टेलोमर। अब न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। न्यूक्लियस के अंदर क्या पाए जाएंगे? तो क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। न्यूक्लियस किसके अंदर? तो सेल के अंदर। न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं। क्रोमोसोम्स के अंदर डीएनए होते हैं। क्रोमोसोम्स के अंदर डीएनए होते हैं और डीएनए के अंदर जीन पाए जाते हैं। तो ये हमें याद रखना है। न्यूक्लियस के अंदर क्या पाए जाते हैं? क्रोमोसोम्स। न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स के अंदर डीएनए होते हैं और डीएनए के अंदर जीन पाए जाते हैं।
तो जेनेटिक प्रॉपर्टीज अगर मेन रूप से पूछा जाए किस पे डिपेंड करता है, तो जीन पे डिपेंड करता है। जेनेटिक प्रॉपर्टीज किस पे डिपेंड करेगा? जीन पे। अगर जीन ऑप्शन में नहीं रहे तो वहां पर डीएनए को आंसर लिया जाता है, और डीएनए भी नहीं रहे तब क्रोमोसोम्स को आंसर लिया जाएगा। तो जेनेटिक प्रॉपर्टीज जीन पे डिपेंड करता है। जीन ही एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जेनेटिक प्रॉपर्टीज को पहुंचाता है। तो अब हम बात करते हैं कि क्रोमोसोम्स कुछ ऑर्गेनिज्म में कितने टाइप के होते हैं। जैसे कि बैक्टीरिया में अगर पूछा जाए तो बैक्टीरिया में 1 क्रोमोसोम्स होते हैं। बैक्टीरिया में टोटल 1 क्रोमोसोम्स। वहीं अगर पूछा जाए टेरिडोफाइटा में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, तो सबसे ज्यादा होते हैं। उनमें लगभग 1600 के आसपास क्रोमोसोम्स होते हैं। तो 1 से 2 ही इंपॉर्टेंट है जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, बाकी उतने एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हमें याद रखना है कि बैक्टीरिया में कितने क्रोमोसोम्स होंगे। तो बैक्टीरिया में 1 क्रोमोसोम्स होते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं टेरिडोफाइट्स में, तो इसमें 1600 क्रोमोसोम्स होते हैं। सबसे ज्यादा इसी में होते हैं, टेरिडोफाइट्स में। टेरिडोफाइट्स में मैक्सिमम होता है इसमें। इसके बाद अगर बात करें कि ह्यूमन में कितने होते हैं, तो ह्यूमन में टोटल 23 पेयर होते हैं, यानी कि 46 क्रोमोसोम्स होते हैं ह्यूमन में। तो ह्यूमन में जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो 46 होते हैं। ह्यूमन में अगर देखा जाए कि मेल में कितने क्रोमोसोम्स होंगे, तो मेल में होते हैं इसमें 22 प्लस का XY। मेल में कौन कौन से क्रोमोसोम्स? तो 22 प्लस का XY। वहीं अगर देखा जाए कि फीमेल में कौन कौन से होंगे, तो 22 प्लस का XX। तो ह्यूमन में टोटल 46 क्रोमोसोम्स। अगर ह्यूमन में मेल में पूछा जाए तो 22 प्लस का XX, और फीमेल में 22 प्लस का XX। तो मेल में 22 प्लस XY, फीमेल में 22 प्लस XX। ये जो 22 क्रोमोसोम्स होते हैं ये दोनों में एक जैसे होते हैं, मेल और फीमेल में। तो ये जो एक जैसे होते हैं इन्हें हम ऑटोसोम कहते हैं। ये जो 22 पेयर दोनों में एक जैसे हैं उन्हें हम ऑटोसोम कहते हैं। लेकिन 23rd पेयर जो है, यानी इसमें XY है और इसमें XX है, ये दोनों में डिफरेंट है, तो इन्हें हम एलोसोम कहते हैं। तो सेम क्रोमोसोम्स को ऑटोसोम, डिफरेंट को एलोसोम्स। तो अब हम देखते हैं कि जेनेटिक प्रॉपर्टीज के बाद कि कैसे किसी भी इंसान को लड़का होता है या फिर लड़की, कैसे किसी भी फीमेल को लड़का होता है या लड़की, यानी किस कंडीशन में लड़का होगा और किस कंडीशन में लड़की। तो अभी हमने बताया कि मेल में जो होते हैं मेल में जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो होते हैं 22 प्लस का XY। वहीं अगर फीमेल में देखा जाए तो फीमेल में जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो होते हैं 22 प्लस का XX। तो फर्स्ट कंडीशन में कि ये तो 22 क्रोमोसोम्स यहाँ भी है, 22 यहाँ भी है, तो ये 22 पेयर में है। ये कितने हैं? तो 22 पेयर में। अगर डायरेक्टली देखा जाए तो यहाँ पे टोटल 44 है। ये 22 पेयर है प्लस का XY, यहाँ भी 22 पेयर। अब अगर देखा जाए तो इसमें जिससे चले आए टोटल 22 क्रोमोसोम्स, मेल से 22 और फीमेल से भी आएंगे 22 क्रोमोसोम्स। तो यहाँ तो 22 प्लस का 22, अभी 44 पूर चुका है। अब ये XY में से मान लेते हैं कि फर्स्ट कंडीशन में इससे X आया, फर्स्ट कंडीशन में क्या आया? तो X आया। तो इसमें भी फर्स्ट कंडीशन में मानते हैं X आया। तो अब अगर यहां देखें कि टोटल कितने बचे, तो 44 प्लस का XX। तो इस कंडीशन में 44 प्लस का XX किसमें होता है? तो फीमेल में।
तो इस कंडीशन में उसको लड़की होगा यानी कि गर्ल्स होगी। अब अगर देखा जाए सेकेंड कंडीशन, तो सेकेंड कंडीशन में यहां से भी 22 पेयर्स आएंगे और फिर से यहां से 22 आएंगे, तो 22 प्लस का 22। तो फर्स्ट कंडीशन में हमने यहां से x लिया था, तो इस बार मान लेते हैं कि यहां से x नहीं जाके यहां से इस बार y आता है, और यहां से किसी भी कंडीशन में तो x ही जाएगा, तो यहां से फिर से x आया। तो इस बार जो है, इस बार यहाँ पे क्या बनेगा, तो 44 प्लस का xy। तो ऐसा कंडीशन में मेल होता है यानी कि लड़का होगा। तो इससे हमें ये पता चलता है कि किसको लड़की होता है और किसको लड़का। तो यानी कि ये हमने देख लिया कि पूरी तरीके से लड़का या लड़की होना किस पे डिपेंड करता है, तो मेल पे डिपेंड करता है, क्योंकि मेल के पास ही एक्स और वाई क्रोमोसोम्स होते हैं, फीमेल के पास सिर्फ और सिर्फ एक्स है, यानी कि फीमेल से किसी भी कंडीशन में एक्स ही जा सकता है, जबकि मेल से वाई जा सकता है या फिर एक्स जा सकता है। तो अगर मेल से एक्स जाता है तो लड़की होता है, और अगर वाई जाता है तो लड़का होता है। लेकिन तो यानी कि किसी को लड़का होना या लड़की होना पूरी तरीके से मेल पे डिपेंड करता है। तो अब हम देखेंगे कि दो सेल कितने टाइप के होते हैं, उसके बाद ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं सेल के टाइप्स को। तो सेल जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। सेल कितने टाइप के, दो टाइप के, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। अब प्रोकैरियोटिक सेल जो होते हैं ये डेवलप्ड नहीं है, प्रोकैरियोटिक सेल का डेवलपमेंट नहीं हुआ, यानी कि ये फुल्ली डेवलप्ड सेल नहीं है, इसमें सारे ऑर्गन्स नहीं होते हैं। यूकैरियोटिक सेल जो हैं ये फुल्ली डेवलप्ड सेल हैं। यूकैरियोटिक क्या है, तो फुल्ली डेवलप्ड सेल हैं। वहीं अगर प्रोकैरियोटिक के बारे में पूछा जाए तो ये डेवलप्ड नहीं है, प्रोकैरियोटिक सेल का डेवलपमेंट नहीं हुआ है। तो यूकैरियोटिक सेल फुल्ली डेवलप्ड है, यानी कि इसमें सारे सेल ऑर्गेनल्स अवेलेबल हैं। वहीं प्रोकैरियोटिक में सारे सेल ऑर्गेनल्स नहीं है, इसमें राइबोसोम्स होते हैं, उसके अलावा कुछ कुछ कहीं कहीं सेल मेम्ब्रेन देखा जाता है, बाकी अंगों का इसमें अभाव पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक में सारे ऑर्गेनल्स नहीं होंगे, जबकि यूकैरियोटिक में सारे ऑर्गेनल्स होते हैं। तो यूकैरियोटिक को आगे जाके फिर दो पार्ट में बांटा गया, एक तो प्लांट सेल एंड दूसरा एनिमल सेल। तो पूरे चैप्टर में हमने प्लांट सेल और एनिमल सेल के बारे में डिटेल से पढ़ा है। तो अब आप इन दोनों में प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंस लिख सकते हैं उनके प्रॉपर्टीज के बेस पे। तो कम से कम 4 से 5 डिफरेंस याद कर लीजिएगा। और वहीं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में भी डिफरेंस लिख के उसको याद कर लेना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में अक्सर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। ये 5 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। वहीं पूछा जाता है डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, ये भी 5 मार्क्स में पूछे जाते हैं। तो सेल के दो टाइप्स थे, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक जो था वो डेवलप्ड नहीं था, वहीं यूकैरियोटिक फुल्ली डेवलप्ड सेल है। यूकैरियोटिक को दो पार्ट में बांट देते हैं, प्लांट सेल और एनिमल सेल। उम्मीद करते हैं कि आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। तो इसी के साथ आज 9th का बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर समाप्त हो गया। आगे के चैप्टर्स के बारे में हम आगे के वीडियोज में पढ़ेंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्लास का नोट्स पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए टेलीग्राम पर सर्च कीजिए रोहित सिंह अकेडमी, वहां आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा।